गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को, और ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आप लोगों तक हम शेयर करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें बात करें जब स्टेजेस की, तो इससे पहले जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इनसे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं वो शेयर करना चाहूँगा, ताकि हम इजीली जो है इन पॉइंट्स को भी समझ पाएँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इसमें देखिए, प्रत्येक सामान्य प्राणी का विकास क्रम से कई अवस्थाओं में होता है। इन अवस्थाओं को विकास की अवस्थाएं कहा जाता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, आगे अध्ययन की दृष्टि से इन्हें निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा गया है। अब डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करें तो इसमें देख सकते हैं शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी बोला जाता है, जन्म से 15 दिन तक, जन्म से 15 दिन तक, ठीक है। अगर ये एजेस की बात करें तो इनके अगर जो यहाँ पे जन्म से 15 दे रखा है, कहीं पे इसको 3 वर्ष तक भी माना जाता है, कहीं पे 5 वर्ष तक भी माना जाता है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग जो है इसकी एज डिसाइड की गई है, लेकिन अधिकतर आपको जो मिलेगी जन्म से 15 दिन तक ही मिलेगी। शैशवावस्था इन्फेंसी बोलते हैं। फिर इसके बाद बचपनावस्था, बेबीहुड जिसको बोलते हैं, दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, यानी कि 15 दिन के बाद से अगर बात करें तो फिर 2 वर्ष तक इस एज को माना जाता है बचपनावस्था। तीसरे नंबर पे है पूर्व बाल्यावस्था। जैसे बाल्यावस्था है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व जो है 2 से 6, और जो उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था जो है एडोलसेंस, जिसको 13 से 21 इसमें किया गया, लेकिन 13 से 18 होती है। आपको भी पता है 12 से 18, यहाँ पे 12 तक जो है बाल्यावस्था रहती है, 12 से 18 के बीच में फिर जो है आपकी किशोरावस्था एडोलसेंस। प्रौढ़ावस्था जो है 18 से ऊपर मानी जाती है। तो ये तो अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग इसका जो है टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग बात करें तो अलग अलग इसका टाइम पीरियड दिया रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ठीक है। लेकिन हम इस बारे में बात न करके हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए, शैशवावस्था की अगर बात की जाए तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जन्म से 2 सप्ताह तक होता है, ठीक। इस अवस्था में शिशु जन्म के बाद प्रारंभ होती है। यह अवस्था जो है शिशु जन्म के बाद प्रारंभ होती है। जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद ये अवस्था प्रारंभ होती है। अब इसमें देखिए, कुछ विद्वान इसे जन्म से 2 सप्ताह तक मानते हैं, जबकि कुछ इसे 3 और 5 वर्ष तक मानते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है। अब हल्लॉक हैं, इनके अनुसार क्या है, देखिए, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है, जो 2 वर्ष तक चलती है। ये इनकी डेफिनेशन है। अब इसमें हम बात करें जो मेन पॉइंट्स हैं, हमने जो पॉइंट्स जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप तक हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं, ताकि आप लोग जो है अधिक से अधिक स्कोर गेन कर पाएँ अपने उत्तराखंड एलटी के। उसमें हमारी तरफ से कोशिश ये रहती है कि हर एक पॉसिबल एफर्ट हम अपनी तरफ से यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, पहले नंबर का जो पॉइंट है प्राधीनता और समायोजन की अवस्था कहा जाता है। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट बोला जाता है। समायोजन को एडजस्ट करना। और प्राधीनता बोलते हैं डिपेंडेंसी। क्या डिपेंडेंसी, डिपेंड करना, डिपेंडेंसी वहीं से वर्ड बना है डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी, एज ऑफ डिपेंडेंसी एंड एडजस्टमेंट किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है शैशवावस्था को। तो प्राधीनता और समायोजन की अवस्था किसको कहा जाता है, शैशवावस्था का कहा जाता है। प्राधीनता का मतलब क्या है, इसमें डिपेंड रहता है, यानी कि जो शिशु है वो प्राधीनता की अवस्था में बात करें तो किसी भी आवश्यकता को स्वयं पूरा नहीं कर पाता है, यानी कि दूसरों पर वो निर्भर रहता है। एडजस्टमेंट क्या है, समायोजन कैसे। अब आप कहेंगे सर इसमें समायोजन की बात कहाँ से आ गई। तो शैशवावस्था में बात करें, समायोजन की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बात करें शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण, जहाँ तापमान, भोजन आदि की उपयुक्त दशाएं होती हैं, से निकल कर बाह्य नए संसार में आता है और उसे वातावरण की अनेक उत्तेजनाओं और जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका सामना करना पड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए इसको एडजस्टमेंट की एज भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़े। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए, स्कूल पूर्व की अवस्था। ये तो शैशवावस्था की बात थी, जो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, शैशवावस्था के लिए अगर मेन बात करें तो इसमें इमेच्योरिटी रहती है, अपरिपक्वता रहती है, डिपेंडेंसी रहती है, और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जिसको बोलते हैं, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, जो मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं, आपको पता है ही इनके बारे में। तो और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात भी होती है, और पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी और जो पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट है, ये मेन था, ये हमने अब तक शेयर कर दिया। अब देखिए, अगले अगर उसकी बात करें, दूसरे उसमें चलें तो ये कह रहा है स्कूल पूर्व की अवस्था। स्कूल पूर्व की अवस्था किसको कहा जाता है,
स्कूल पूर्व की अवस्था किसको कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। इसी को अगर बात करें तो क्रिटिकल स्टेज भी कहा जाता है, अजीबोगरीब अवस्था भी कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था है स्कूल पूर्व की अवस्था की अगर बात की जाए, तो स्कूल से पहले की अवस्था, तो ये पूर्व वाली अवस्था में आ जाएगा, जो 2 से 6 वर्ष। अब 2 से 6 वर्ष क्यों? क्योंकि अगर बात करें आज की डेट में तो 3 साल से ही बच्चा जो है स्कूल भेज दे रहे हैं। उसमें अगर बात करें चाहे नर्सरी की बात करें या एलकेजी यूकेजी की बात करें, लेकिन अगर जो बेसिक शिक्षा का रूल है 6 से 14 वर्ष, आपको पता है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर चलें तो पूर्व स्कूल की अवस्था इसको बोला जाता है। स्कूल पूर्व की अवस्था यानी कि स्कूल से पहले की अवस्था, स्कूल जब बच्चा जाता है उससे पहले की अवस्था इसको बोला जाता था। तो 2 से 6 वर्ष तक, ठीक है, पूर्व वाली अवस्था को ही बोला जाता है स्कूल पूर्व की अवस्था। और इसी में दूसरा पॉइंट क्या बनता है, देखिए स्थिरता व शांति की अवस्था भी है। स्थिरता व शांति की अवस्था कैसे है, यहाँ पे अगर बच्चे को डिस्टर्ब ना किया जाए जो काम कर रहा है, तो अपने आप में क्या रहता है, स्थिर रहता है और शांत। इसको बोलते हैं एज ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस भी इसको बोला जाता है, अगर उसको परेशान ना किया जाए, ठीक है। इस अवस्था में बालक नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन जो है तब करता है जब उसको क्या डिस्टर्ब किया जाए, तब जाके, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थिरता और शांति की अवस्था भी इसको बोला जाता है। समूह पूर्व की अवस्था, प्री गैंग एज, ये देखिए इंग्लिश में वर्ड देखिए, गैंग जो है गैंग बनाना यानी कि समूह बनाना, और उससे पहले की अवस्था समूह पूर्व की अवस्था इसको बोला जाता है। प्री गैंग एज किसको बोला जाता है, पूर्व वाली अवस्था को बोला जाता है। एज ऑफ क्यूरियोसिटी भी होती है, इसमें उत्सुकता भी होती है, जानने की इच्छा रखना, ये क्या है वो क्या है, जिन चीज़ों को देखेगा उनके बारे में पूछता है, ठीक है। तो एज ऑफ क्यूरियोसिटी भी इसको कहा जाता है, जानने की इच्छा रखना कहने का मतलब जिज्ञासुता की। थर्ड पॉइंट है चुस्ती फुर्ती की अवस्था। चुस्ती फुर्ती की अवस्था में स्मार्टनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कौन सी एज है, उत्तर वाली अवस्था है, जिसमें 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है। इसको डर्टी एज भी कहा जाता है, इसको गैंग एज भी कहा जाता है। इससे पहले वाली को प्री गैंग एज कहा जाता था, तो ये अपने आप ही गैंग एज हो गया। गैंग से पहले की प्री गैंग एज। तो ये चुस्ती फुर्ती की आयु, स्मार्ट एज, डर्टी एज, गैंग एज और क्रेन एज, ये किसको कहा जाता है, उत्तर वाली अवस्था को कहा जाता है। सारस अवस्था क्यों कहा जाता है, इसमें जो है देख सकते हैं आप, हाथ पैरों का विकास जो है शरीर की तुलना में शीघ्रता से होता है। हाथ पैर जो है लंबे होते हैं, यानी कि टांगें लंबी प्रतीत होती हैं सारस की तरह, तो इसलिए इसको क्रेन एज भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको मोरन एज भी कह रखा है। मोरन एज का मतलब क्या है, क्षीण बुद्धि। क्षीण बुद्धि का मतलब क्या है, हलक के अनुसार वह अपनी नाक के आगे नहीं देख सकता। कहने का मतलब नाक जहाँ तक उसको दिखाई दे रहा है वहीं तक ही वो वहीं तक की बात करेगा, उससे आगे की बात नहीं कर पाएगा। उसका परिणाम क्या होगा उससे आगे वो नहीं जानता। तो इसलिए इन्होंने कह रखा है वो अपनी नाक के आगे नहीं देख सकता और वह परिणाम की परवाह न करके क्षणिक आवेश में काम करता है। तो क्षणिक आवेश में ही काम करेगा वो, उसको ये पता नहीं रहता कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। जहाँ तक उसको नज़र आ रहा है वहीं तक वो सोचता है, कहने का मतलब। तो इसको क्षणिक एज भी कहा जाता है, यानी कि मोरन एज भी कहा जाता है, क्षीण बुद्धि भी इसमें कहा जाता है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है इसी से रिलेटेड, एज ऑफ सूडो मेच्योरिटी कहा जाता है इसको। सूडो का मतलब होता है झूठा, सूडोनिम यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा लिटरेचर में, जो लिटरेचर के स्टूडेंट है वो इस बात को भली बात ही जानते होंगे, पेन नेम या सूडोनिम यूज किया जाता है, यानी कि मिथ्या नेम, जो रियल नेम नहीं है, लिखने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसी सूडो मेच्योरिटी क्या है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, विकास में स्थिरता और स्थायित्व की आयु भी इसको कहा जाता है। स्टेबिलिटी इसमें देखने को मिलती है, ठीक। अगला देखिए, इसी में अगला पॉइंट क्या है, एज ऑफ डोरमेंट सेक्स इम्पल्स, यानी कि सुप्त काम प्रवृत्ति की आयु इसको बोला जाता है। यानी कि समलिंगी के प्रति आकर्षित होता है इसमें, यानी कि समान लिंग वाले उसके प्रति यहाँ पे आकर्षण होता है, ठीक है। विषम लिंगी के प्रति नहीं होता है, समलिंगी के प्रति होता है। ये किस एज की विशेषता है, ये भी जो है उत्तर वाली अवस्था की विशेषता है। ये जितनी भी विशेषताएं हमने पढ़ी अभी तक उत्तर वाली अवस्था की विशेषताओं में हैं। अब आगे अगर बात करें, इसी को एज ऑफ मोरालिटी भी कहा जाता है। इसमें नैतिकता का भी विकास भी होता है, लेकिन इससे पहले की आयु में बोले तो उसमें नैतिकता नहीं देखने को मिलती है। नैतिकता मतलब क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान नहीं होती उसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें किशोरावस्था, किशोरावस्था के बारे में मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले रखे हैं। एडोलसेंस जिसको बोला जाता है 13 से 18 वर्ष की, 12 से 18 जैसे कि हमने बताया, तो 13 से 18 यहाँ पे लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। एजेस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इसमें देखिए, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिया शब्द यानी कि एडोलसियर से हुई है। एडोलसियर शब्द से हुई है, तो जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि टू लीड टुवर्ड्स मेच्योरिटी, टू ग्रो टू मेच्योरिटी, यानी कि ग्रो किसकी ओर होना, मेच्योरिटी की ओर होना, ठीक।
पीरियड ऑफ चेंजेस भी कहा जाता है इसको, परिवर्तन की आयु भी कहा जाता है इसमें। इसमें परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, शारीरिक परिवर्तन की बात की जाए तो इसको पीरियड ऑफ सेक्स अवेकनिंग भी कहा जाता है। इसमें जो है सेक्स से रिलेटेड जो है अवेकनिंग मीन्स जागरूकता यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें, किशोरावस्था से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको पीरियड ऑफ इमोशनल इनस्टेबिलिटी कहा जाता है। यहाँ पे जो है इमोशनल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, किसमें? किशोरावस्था में। और अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, एज ऑफ मेच्योरिटी भी इसको कहा है। इसको क्या कहा है? एज ऑफ मेच्योरिटी कहा है। एज ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी मीन्स परिपक्वता। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस भी इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस भी कहा गया है। इसमें अगर बात करें, जो स्टैनले हॉल की डेफिनेशन थी, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम डेवलपमेंट, अधिकतम विकास की अवस्था इसको कहा जाता है। तनाव, तूफान की अवस्था इसको कहा जाता है, परेशानी की अवस्था कहा जाता है। और मेच्योरिटी की अवस्था कहा जाता है, यानी कि जीवन की तैयारी से संबंधित इसमें बात करें तो प्रौढ़ जीवन की तैयारी की आवश्यकता होती है इसमें। और इसके साथ साथ हमने बात की संवेगात्मक अस्थिरता इसमें देखने को मिलती है। संवेगों से संबंधित इमोशनल इनस्टेबिलिटी दिखती है। स्टेबिलिटी स्थिरता और इनस्टेबिलिटी अस्थिरता। एज ऑफ हीरो वर्शिप, इसमें ये एज इस एज को एज ऑफ हीरो वर्शिप भी कहा जाता है, यानी कि इस यहाँ पे क्या बोलेंगे, किशोरावस्था में यानी कि वीर पूजा की अवस्था भी इसको बोला जाता है। ठीक। यहाँ पे जैसे किसी ग्रेट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे क्या होना, उनसे प्रभावित होना, इसको हीरो वर्शिप कहा जाता है। ठीक है। यानी कि कुछ आदर्श लोग जो है किसी उसको जो महान व्यक्तित्व है उसको अपना क्या मानना, हीरो मानना। एज ऑफ सेलेक्टिंग ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे व्यवसाय चुनने की अवस्था भी इसको कहा जाता है। तो ये थी विशेषताएं किशोरावस्था की। प्रौढ़ावस्था की बात करें तो एडल्टहुड इसको बोला जाता है। ठीक। और जिस वर्ड के अंत में हुड आता है, हमने आपको बताया था वो नाउन, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें जो इंग्लिश वाले साथी हैं तो ये तो पता होगा ही, जिसके अंत में TION आता है वो भी नाउन होता है। ठीक। जिसके अंत में शिप आता है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान है ये। ठीक। एज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे जो है अगर प्रौढ़ावस्था की बात करें तो बहुमुखी उत्तरदायित्व की अवस्था है। यहाँ पे एक से ज़्यादा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। और एज ऑफ अचीवमेंट्स भी कहा जाता है। अचीवमेंट मीन्स उपलब्धियों की अवस्था कहा जाता है। आत्मनिर्भरता की अवस्था इसको कहा जाता है। समायोजन की अवस्था इसको कहा जाता है। तो ये प्रौढ़ावस्था के बारे में थी बात। ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? हो सकता है शॉर्ट वीडियो है ये, लेकिन इसमें उम्मीद करता हूँ बहुत नॉलेजेबल रही होगी आपके लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।